नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन। इसमें दो मेथड्स बेसिकली हमको देखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द डब्ल्यूडीवी मेथड which in income tax is also called as block of asset method, right? तो शुरू करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन से। ये सिंपल है स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि ये मेथड हर कोई असेसी फॉलो नहीं कर सकता। दिस मेथड इज अलाउड ओनली टू फ्यू असेसीज। वो कौन है, देखो वहां दिया है, एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जेनरेशन or generation and distribution of power can claim depreciation on tangible assets acquired after 31st March 1997 on straight line method. कौन क्लेम कर सकता है? सिर्फ पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स जो है, एक तो जो सिर्फ जनरेशन करता है जैसे कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, ऐसे पावर स्टेशन बहुत सारे हैं ना वो, या फिर जो जनरेशन करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जनरेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक एनटीपीसी वगैरह। तो ये जो कंपनीज है या लोग है बेसिकली, दे कैन क्लेम डिप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। सेकेंड पॉइंट कि एसएलएम विल ओनली बी अलाउड ऑन टैंजिबल एसेट्स, नॉट ऑन इंटैंजिबल्स। पेटेंट्स, नो हाउ, फ्रेंचाइजी राइट्स, वो सब जो है जो कल हमने देखे थे लास्ट में, ये जो सारे इंटेंजिबल्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल वगैरह, इस पे ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड यानी डब्ल्यूडीवी मेथड ही चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। तो स्ट्रेट लाइन में कौन सा आएंगे? सिर्फ टैंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, बस। ठीक है, तो दो बातें याद रहेगी, गुड। और वो भी 97 से शुरू हुआ था ये सेक्शन, इसलिए वो डेट दिया है, अभी तो बहुत साल, 10 साल हो गए, तो उसको आपको कोई मतलब नहीं है, वो भूल जाओ 97। देन रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स IA टू द इनकम टैक्स रूल्स। क्या इसको अपने को पढ़ना है? नहीं, यू डोंट हैव टू स्टडी अपेंडिक्स 1A, उसमें रेट्स दिए रहते हैं, अपने को क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो रेट दिया रहेगा। देन दिस मेथड इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना कंपलसरी है, राइट? यू हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। लेकिन ये मेथड जो है ये ऑप्शनल है। तो पावर जनरेशन यूनिट है, उसको डिसाइड करना होगा कि वेदर दे वांट टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड। तो ब्लॉक से चलना है या स्ट्रेट लाइन से चलना है, उनको डिसाइड करना है। और ये डिसीजन जो है वो क्या सारे एसेट्स को मिला के एक बार लेना है? नहीं, हर एक एसेट के परचेज पे ये चॉइस आपको मिलेगा, एंड यू कैन एक्सरसाइज दिस चॉइस सेपरेटली फॉर ईच एसेट। जैसे हमने 4 मशीन खरीद के लाए, मुझे लगता है कि एक मशीन पे मुझे स्ट्रेट लाइन लेना है तो मैं ले सकता हूँ, 2 मशीन पे डब्ल्यूडीवी में डालना है डाल सकता हूँ, फिर 4th को एसएलएम में लेना है ले सकता हूँ। तो जब जब आप नए नए एसेट हर साल खरीद के लाएंगे तो उसको आपको चॉइस मिलेगा कि आप उसको कहाँ डालेंगे। अब फर्स्ट ईयर में जो भी आप क्लेम करें वो करें, नेक्स्ट ईयर्स में आप चेंज नहीं कर सकते। यानी ये एक एसेट पे मैंने स्ट्रेट लाइन चालू कर दिया, फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो फिर इसी एसेट पे नेक्स्ट ईयर में डब्ल्यूडीवी मेथड से नहीं ले सकता। चॉइस इज योर्स। हाँ, नेक्स्ट ईयर हम नए मशीन खरीद के लाएंगे, उसको डब्ल्यूडीवी में लेना है, बिल्कुल ले सकते हो। तो चॉइस जो है वो एसेट वाइज है, ईच एसेट यू हैव अ चॉइस। और ये चॉइस कैसे करना है? तो जो रिटर्न हम फाइल करेंगे उस पर अपने को शो कर देना है कि हमने इस बेसिस पे क्लेम किया है, सिंपल है। The assessee has to exercise the option before filing the return of income for the previous year in which the asset is first put to use। देखो, फर्स्ट पुट टू यूज यानी पहला साल जिसमें आप क्लेम करेंगे। जब पहली बार हम पुट टू यूज करते हैं वहां से डिप्रिसिएशन चालू होता है, तो उस साल में अपने को चॉइस मिलेगा और अपन उसको या तो डब्ल्यूडीवी या स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं। फिर उसके बाद 2 पॉइंट दिए हैं, टर्मिनल डिप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। ये यहाँ पढ़ने से
तो आएगा समझ में, नो डाउट, लेकिन इसके लॉजिक के साथ पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या चीजें हैं। सो लेट्स गो टू लॉजिक। अब स्ट्रेट लाइन कैसे चलता है वो तो सबको मालूम है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हर साल अपन सेम अमाउंट क्लेम करते हैं, यानी कि जो भी परसेंटेज है, दैट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन WDV ऑफ ईच ईयर। उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ये तो सबको मालूम है। सेम अमाउंट एवरी ईयर आएगा, क्योंकि अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट पे करेंगे। मान लो कि ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अगर 10 लाख है, एंड सपोज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is 10%, so depreciation will be 1 lakh per annum every year, क्योंकि अपन हर साल 10% किसका निकालेंगे, 10 लाख का निकालेंगे। अगले साल का WDV 9 लाख बचेगा, लेकिन फिर अपन 10% ऑफ 9 लाख नहीं लेंगे, अपन 10% ऑफ 10 लाख ही लेंगे। उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ऑफकोर्स मुझे मालूम है कि आप सबको मालूम है, मगर फिर भी एक बार बता दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसका डेट भी लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो एक्चुअल कॉस्ट अपन ले लेंगे फर्स्ट ईयर में 10 lakhs, फिर डिप्रिसिएशन निकालेंगे फर्स्ट ईयर का एट 10%। अब मान के चलते हैं कि हमने एसेट को मोर देन 180 डेज यूज किया है, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज है, तो अपने को 10% पूरा मिल जाएगा। अगर 180 से कम है तो कितना मिलेगा, 5%, हाफ हो जाएगा। करेक्ट। तो हाफ का जो फंडा है वो दोनों मेथड्स में लगता है, स्ट्रेट लाइन में भी और WDV मेथड में भी। ओके, तो चलो 10% यानी 1 लाख ले लिया, तो एक साल अपना कंप्लीट हो गया, मार्च एंड हो गया। फिर WDV बचा अगले साल के लिए 9 lakhs। फिर सेकेंड ईयर का भी मैंने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, अगेन एट 10%, कितना आएगा, सेम 1 लाख ही जाएगा। फिर अगले साल का WDV बच गया 8 लाख। ठीक है, फिर एक साल मैंने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ 10%, फिर 1 लाख आएगा और अब WDV बचेगा 7 lakhs। नाउ व्हाट हैपेंस, 2-3 साल हो गए, कहने का मतलब है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी हो, बट द पॉइंट इज दैट फॉर सम इयर्स आई हैव क्लेम डिप्रिसिएशन एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। जिस साल में हमने परचेज एंड पुट यूज किया है वो तो हमने यूज कर लिया और हमने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। अब आने वाले किसी भी साल में स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर हम इस एसेट को बेच देते हैं या ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलता है, तब क्या होगा, लेट्स सी। तो ये अपना WDV 7 lakhs है। नाउ इन दिस ईयर वी सेल द एसेट, सो व्हाट विल डू, विल कंपेयर द सेल कंसिडरेशन, एसेट सोल्ड फॉर अ सेल कंसिडरेशन ऑफ, अब मैं इसमें 3 फिगर्स अलग अलग लूंगा। पहले केस में लेते हैं कि हमारा सेल कंसिडरेशन सिर्फ 4.5 लाख है, दूसरे केस में अपना सेल कंसिडरेशन 9 लाख है और तीसरे केस में अपना सेल कंसिडरेशन 12 लाख है। 3 अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। सेल कंसिडरेशन या तो 4.5 लाख या 9 लाख या 12 लाख। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब यहां तक आपने लिखा होगा मेरे साथ साथ, अब रुक जाओ और आगे मैं कुछ लिखूंगा, फिर आप लिख लेना उसको। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। टाइम तो मैं नहीं दूंगा, पॉज, आप पॉज बटन दबा के फिर कॉपी कर सकते हो। तो अभी देखो मेरे साथ, 4.5 lakhs, 9 lakhs और 12 lakhs में सेल हुआ है। एक एक करके समझाता हूं लॉजिक क्या है। अगर 4.5 लाख में सेल हुआ, ओके, 4.5 lakhs में अगर सेल हुआ है, 7 लाख का WDV है,
इसको अपन कंपेयर करेंगे जब 4.5 लाख से, तो अपने को प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस है ना। 7 लाख WDV है, WDV मीन्स कॉस्ट, द रिमेनिंग कॉस्ट, और सेल कंसिडरेशन तो उससे कम है, तो अपने को लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 7 माइनस 4.5, तो 2.5 लाख का लॉस हो गया है। तो पहले केस में देयर इज अ लॉस ऑफ 2.5 लाख। अरे बाप रे, ज्यादा हो गया, 0। हाँ अब बराबर है। तो 2.5 लाख का जो लॉस हुआ है, अब मुझे कोई बताओ कि ये कैपिटल लॉस है कि रेवेन्यू लॉस है? अगर आप कहते हैं कि ये कैपिटल लॉस है, तो फिर ये कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए। फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, द लॉस शुड गो अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, राइट। और कैपिटल गेन के अंदर फिर अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल लॉस। और अगर आप कहते हैं सर ये रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू नेचर का है, तो फिर उसको मैं पीजीबीपी हेड के अंदर ही एडजस्ट कर दूंगा, यानी इनकम में से माइनस कर दूंगा। रेवेन्यू लॉस विल बी अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी, कैपिटल लॉसेस विल गो अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। देखो इनकम टैक्स में डिफरेंस आएगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि कैपिटल लॉस है तो इसको हमको लेना पड़ेगा कैपिटल गेन्स में। अगर आप कहते हैं सर ये रेवेन्यू लॉस है, तो फिर हम उसको बिजनेस हेड में डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो बताओ मुझे कि ये कौन सा लॉस, कैपिटल है कि रेवेन्यू है? अच्छे सोच लो और सोचने के बाद मुझे जवाब दो। सो हु सेज दिस इज अ कैपिटल लॉस? अपना हाथ ऊपर करे। वेरी गुड। और कौन कह रहा है कि रेवेन्यू लॉस है? अपना हाथ ऊपर करे। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि सर ये कैपिटल लॉस, रीजन कि एसेट जो हमने बेचा है वो कैपिटल नेचर का है ना। जो एसेट हमने बेचा, इट्स अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट यूज्ड इन द बिजनेस टू डू बिजनेस। सो सिंस दिस इज अ कैपिटल एसेट, द लॉस इज अ कैपिटल नेचर, राइट। और कुछ लोगों ने कहा होगा कि सर ये रेवेन्यू है, तो जिन्होंने रेवेन्यू कहा वो मुझे जरा लॉजिक समझाए कि रेवेन्यू कैसे हो गया? एसेट रेवेन्यू है क्या? ये स्टॉक इन ट्रेड है क्या? नहीं, ये तो कैपिटल एसेट है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रेवेन्यू है, जरा सोचे फिर से, क्या ये रेवेन्यू है? नहीं ना। सो यू हैव चेंज योर ओपिनियन कि कैपिटल है। चलो मैं इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है, और उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि बिजनेस हेड में इसका डिडक्शन मिलना चाहिए या कैपिटल गेन हेड के अंदर। तो इसको यहां पर रहने देते। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड देन आई विल कम बैक, सो डोंट वरी। अब सब कुछ भूल जाओ, एक नया एग्जांपल लेके एक नई बात शुरू करते हैं। एक हमने एसेट परचेज किया 10 लाख में, और अकाउंट्स का लॉजिक कहता है कि यू हैव टू क्लेम डिप्रिसिएशन। सो व्हाट इज डिप्रिसिएशन? कोई फिर से मुझे बताए। स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन आपको बताया था। डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, करेक्ट? एम आई राइट? Depreciation is nothing but reduction in value of asset. क्यों? Because of use, wear and tear, obsolescence, and afflection of time. टाइम के लैप्स होने की वजह से, या वेयर एंड टियर यूज नॉर्मल, इसकी वजह से जो रिडक्शन इन वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, करेक्ट है? और डेप्रिसिएशन आप मुझे बताओ कि रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है? डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का होता है, याद रखो। डेप्रिसिएशन को ही अपन अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। कैपिटल को जब टुकड़ों में आप बांट दोगे तो अमोर्टाइज हो गया, अमोर्टाइज को रेवेन्यू मानते हैं, कैपिटल कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू। सो डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू लॉस,
एसेट का वैल्यू कैपिटल है, लेकिन जब उसको आप हिस्सों में बांट दोगे एक एक साल के अंदर तो वो रेवेन्यू हो जाता है। इसलिए तो अपन उसको P&L को डेबिट करते ना। अगर डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नहीं होता तो P&L में डेबिट नहीं होता। इट इज रेवेन्यू इन नेचर, हेंस इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। करेक्ट है, वेरी गुड। अब जो डेप्रिसिएशन हम अकाउंट्स में चार्ज करते हैं वो एक्चुअल बेसिस पे करते हैं या एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं? बताओ, एक्चुअल पे करते हैं कि एस्टिमेशन पे करते हैं? एस्टिमेशन पे करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का? टोटल कॉस्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूज, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूज, जितना हमको लगता है कि हम यूज कर पाएंगे उसे डिवाइड करते हैं, तो एक अमाउंट अपने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। तो ये डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो है, जो हम चार्ज करते हैं अकाउंट्स में, ये हमेशा एस्टिमेशन पे होता है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेशन बेसिस। ये अपन जो रेट्स लेते हैं 10%, 12%, 15%, ये भी एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन है कि इतने से वैल्यू कम होगी, ये एस्टिमेशन है। लेकिन क्या रियल में उतने से कम हो रही है? नहीं, कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या होता है मालूम है? एक्चुअल डेप्रिसिएशन ये होता है कि ये एक बैलेंस शीट डेट, इस दिन हमने इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला। अच्छा, मैं ऊपर में लिख देता हूँ एक्चुअल कॉस्ट। पहले हमने परचेज किया था अपन ने 10 लाख में, फिर अगले बैलेंस शीट इमीडिएटली नेक्स्ट जो बैलेंस शीट डेट आया उस पर फेयर मार्केट वैल्यू निकाला तो 9.2 लाख आया। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये डेप्रिसिएशन है इस साल का, है ना, 0.8 चार्ज कर दो। फिर अगले बैलेंस शीट डेट पे नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस शीट डेट आएगा, फिर आप उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालो। तो अगर ये आता है 8 आ गया एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू, तो फिर अपन बोलेंगे कि ये जो है डिफरेंस है 1.2, ये डेप्रिसिएशन इस साल में हुआ, है ना। फिर अगले साल फिर फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे और ये आ गया 7.5, तो अपन बोलेंगे कि इस साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 0.5। तो अगर इस तरह से आप चलेंगे, यानी हर बैलेंस शीट पे आपको बैलेंस शीट डेट पे यानी ईयर एंड में हर एक एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलेंगे उसको अपन, नेट रियलाइजेबल वैल्यूज निकालेंगे और फिर पुराने वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस है वो आएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन। अगर ऐसा करते तो इसको बोलते एक्चुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन ऐसा अपन करते क्या, बताओ मेरे को? डू वी डू लाइक दिस? नो, वी डोंट। ऐसा कभी देखा क्या? फेयर मार्केट वैल्यू निकाला फिर डिफरेंस निकाला? नहीं। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो वो जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज होता है, दिस इज नॉट व्हाट वी फॉलो। सो व्हाट वी फॉलो इज डेप्रिसिएशन एट अ प्रीडिटरमिन्ड परसेंटेज। तो ये प्रीडिटरमिन्ड परसेंटेज से जो अपन चार्ज करते हैं ये एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन है। क्या है ये? एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। आए समझ में? अब इससे क्या होता है देखो, अब इससे ये होता है कि यहां पे मैंने एसेट को एक्वायर किया, ठीक है, 10 लाख में, लेकिन जब मैंने एसेट को बेचा आफ्टर सम इयर्स, मान लो कि 4 लाख में बेचा, तो जो चीज मैंने 10 लाख में परचेज की वो आगे चल के मैं 4 लाख में बेच रहा हूं। तो 4 लाख में बेचा तो व्हाट इज द रिडक्शन इन वैल्यू? व्हाट इज द रिडक्शन इन वैल्यू? 6 lakhs. 6 lakhs is the reduction in value of asset. Why this is reducing? Because of use in the business. एसेट को बिजनेस में यूज किया, वेर एंड टेयर हो गया, सेकेंड हैंड हो गया, खराब हो गया, मार लग गया, जंक लग गया, इसकी वजह से वैल्यू कम हुआ ना। सो इफ द रिडक्शन इन वैल्यू इज 6 lakhs, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ
What is the definition? What is the definition? Of depreciation? Reduction in value. Reduction in value is what? Depreciation. तो मैं इसको क्या बोलूंगा? Actual depreciation बोल सकता हूं. I can call this as actual depreciation, right? तो जब अपन एसेट को बेचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे एसेट का वैल्यू एक्चुअली कितने से कम हुआ, यानी एक्चुअल डिप्रिसिएशन कितना हुआ. 6 लाख पता चल गया. अब क्या करो कि जो आपने बुक्स में चार्ज किया है वो देखो. जो बुक में अपन ने चार्ज किया है एस्टिमेशन पे, उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा कि एस्टिमेशन पे या तो हमने डिप्रिसिएशन मान लो कि 2.5 लाख चार्ज किया है, या हो सकता है कि 6 लाख चार्ज किया है. 6 तो एग्जैक्ट हो गया. लेट मी मेक इट 7.2. कुछ भी हो सकता है ना, दैट डिपेंड्स क्या रेट आप फॉलो कर रहे थे. बट ये जो है ये कभी भी ये एक्चुअल के बराबर में, थियोरेटिकली तो हो भी सकता है कि यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, बिल्कुल हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा. तो एस्टिमेशन जो आपने किया है वो या तो एक्चुअल से कम होगा या कभी कभी एक्चुअल से ज़्यादा भी हो सकता है. या तो कम या ज़्यादा, इक्वल रहा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा हो सकता है. तो अब देखो ये डिप्रिसिएशन जो बुक्स में चार्ज किया कम हो गया, जबकि एक्चुअल तो 6 लाख हुआ है. यानी योर वैल्यू हैज कम डाउन, योर यानी कि योर एसेट्स वैल्यू हैज कम डाउन बाय 6 lakhs इन रियलिटी. सो दिस इज एक्चुअल डिप्रिसिएशन. एंड ऑन एस्टिमेशन यू हैव चार्ज्ड ओनली 2.5, विच इज लेस. तो कितने से कम किया है अपने बुक्स में? देखो 6 होना चाहिए था, 2.5 किया है, तो कितने से कम किया? 3.5 लाख से कम कर दिया ना. तो वो 3.5 लाख जो है वो आपको अभी क्लेम करना पड़ेगा. सो इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, वी हैव टू क्लेम डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन ऑफ 3.5 lakhs. ये आपको क्लेम करना है. तो क्लेम करना है यानी क्या करेंगे आप? P&L को डेबिट करेंगे, और ये डिप्रिसिएशन ही है ना, ये डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन है. तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल को रिकंसाइल कर रहे हैं विद एस्टिमेटेड. ये रिकंसिलिएशन चल रहा है. एक्चुअल इतना हुआ, एस्टिमेशन पे कम कर दिया था, तो जो डिफरेंस है वो अब आपको चार्ज करना पड़ेगा. एंड सिंस दिस इज डिप्रिसिएशन, दिस इज रेवेन्यू और कैपिटल, इट इज रेवेन्यू. डिप्रिसिएशन है ना, तो ये रेवेन्यू है. सो दिस इज नथिंग बट रेवेन्यू इन नेचर. दिस इज डिफरेंशियल डिप्रिसिएशन. आ रहा है समझ में? तो मैंने लॉस वर्ड को ही हटा दिया. अगर इसी को मैथमेटिकली लिखेंगे ना तो ये 3.5 लाख का आपको लॉस दिखेगा. कैसे मैं अभी आपको बताता हूं, बट दिस इज लॉस. तो ये लॉस को एक्चुअली लॉस मत बोलो. अकाउंट्स में बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और अपन P&L में डेबिट करते हैं ना. अकाउंट्स में देखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू P&L. एक्चुअली वो लॉस होता ही नहीं है. जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो पूछा क्या आपने अपने टीचर से कि सर ये तो कैपिटल लॉस है, P&L में डेबिट क्यों हो रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ कैपिटल लॉस, व्हाई इज इट डेबिटेड टू P&L? पूछे थे क्या? नहीं पूछे थे ना. फिर गलती आपकी थी, सर की थोड़ी थी. पूछोगे तो आंसर मिलेगा ना. तो इसका आंसर क्या है? देखो इसका आंसर ये है कि वो हम लिखते वक्त अकाउंट्स में लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एक्चुअली वो लॉस है ही नहीं, इट इज डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन. तो इसी डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन को यहां पर नाम दिया है टर्मिनल डेप्रिसिएशन. अब आप कहेंगे सर टर्मिनल वर्ड कहां से आया? टर्मिनल इसलिए आया क्योंकि एसेट टर्मिनेट हो गया ना, एसेट बेच दिया तो उसका यूज टर्मिनेट हो गया. तो जब टर्मिनेट हो गया तब हमने एक्चुअल लॉस को डेप्रिसिएशन जो क्लेम किया है उससे कंपेयर किया, और अगर एक्चुअल लॉस ज्यादा है यानी एक्चुअल डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसको हमने क्लेम किया. कब क्लेम किया? टर्मिनेशन के वक्त. इसलिए उसका नाम दिया टर्मिनल डेप्रिसिएशन. सो दिस 3.5 lakhs इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन. ये कैसे आ रहा है मैं समझाता हूं अभी आपको. अपन बहुत कोर लॉजिक में अभी लिखना कैसे मैं बताऊंगा.
और दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ अगर आप 7.2 लाख में चार्ज किया हुआ है बुक्स में, लेकिन एक्चुअल में तो 6 लाख ही हुआ है, एक्चुअल में तो 6 लाख ही है, तुमने चार्ज कर दिया ज्यादा। तो तुमने ज्यादा चार्ज कर दिया यानी कि तुमने P&L को डेबिट ज्यादा कर दिया। कितने से? 1.2 से। ये डिफरेंस देखो, 1.2 का डिफरेंस। तो ये 1.2 जो ज्यादा डेबिट कर दिया यानी ज्यादा डिडक्शन ले लिया बिजनेस हेड में, उसको वापस कर दो। तो वापस क्या करोगे? क्रेडिट कर दो, P&L को क्रेडिट कर दो। P&L को क्रेडिट करने का मतलब बिजनेस इनकम में ऐड कर दो। कितना? 1.2। तो ये जो डिफरेंस है इसको अपन बिजनेस इनकम में ऐड कर देंगे। तो 3.5 P&L को डेबिट हुआ, ये डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम आएगा। यू हैव टू क्रेडिट P&L 1.2, तो इसको बोलेंगे अपन इनकम, इसको इनकम बोलते 1.2। अब बताओगे इनकम कैपिटल इनकम है कि रेवेन्यू इनकम है? आप बोलेंगे सर ये तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये वहां प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिखता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रेवेन्यू है कि कैपिटल? रेवेन्यू है, यहां पे रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि जो डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया था वो रिकवर हो गया है। डिप्रिसिएशन रेवेन्यू आइटम है, उसकी रिकवरी भी रेवेन्यू होंगी ना, तो इसलिए रेवेन्यू आइटम है। 1.2 इज नथिंग बट बिजनेस इनकम, ये रेवेन्यू है। ये सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट नहीं है, ये डिप्रिसिएशन का रिकवरी है। अच्छा, ऐसे लिखने से आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। सो लेट्स राइट डाउन इन अ डिफरेंट वे, और एक तरीके से लिख के बताता हूं। ग्राफिकल वे में बताता हूं। यह आपका एक्चुअल कॉस्ट था, फिर आपने उसको डिप्रिशिएट किया। ये क्या है? डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं अपन। तो डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया इतना आपने ओवर द इयर्स। तो एक्चुअल कॉस्ट पूरा 10 लाख था, उस पर आपने डिप्रिसिएशन अभी तक क्लेम कर लिया है मान लो कि 6 लाख। तो अभी आपका WDV कितना बचेगा? 4 लाख। ठीक है, तो ये इतना अभी WDV बच गया है, इतना आपने राइट ऑफ कर दिए, ये बचा हुआ है। करेक्ट? तो ये आपका WDV बचा हुआ है कितना? 4 लाख। अब देखो, अगर अपन सेल करते हैं और अपना सेल कंसिडरेशन इस WDV से कम है, मान लो कि अपना सेल कंसिडरेशन सिर्फ 2.5 लाख, सिर्फ 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का मतलब ये है कि ये जो WDV बचा है उसमें से 2.5 लाख हमने रिकवर कर लिया, और इतना जो बच गया ये लॉस बचेगा। तो ये जो लॉस आ गया, WDV ज्यादा एंड सेल कंसिडरेशन इज लेस, तो लॉस दिखेगा ना। WDV ज्यादा है, सेल कंसिडरेशन लेस है, तो लॉस दिखेगा। कितना लॉस दिखेगा? 1.5। तो ये जो लॉस है 1.5 का, 1.5 लाख लॉस, इस लॉस को अपन क्या मानेंगे? ये लॉस कैपिटल लॉस है क्या? नहीं, ये डेप्रिसिएशन है जो आपने चार्ज नहीं किया। कैसे? तो जैसे मैंने लॉजिक समझाया ना, ये एक्चुअल कॉस्ट अपना 10 लाख था, यहां 10 लाख था, 10 की चीज 2.5 में बेची, तो ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअल डिप्रिसिएशन हुआ। कितने का? 7.5 लाख का एक्चुअल हुआ, लेकिन तुमने बुक्स में कितना चार्ज किया है? 6 लाख ही किया है। तो तुमने जो बुक्स में चार्ज किया वो लेस हो गया ना। कितने से लेस हो गया? ये एक्चुअल है, देखो एक्चुअल 7.5, तुमने बुक में सिर्फ 6 लाख चार्ज किया, तो जो 1.5 नहीं किया वो अब कर लो। तो ये 1.5 एक्चुअल में क्या है? डेप्रिसिएशन है जो हमने चार्ज नहीं किया था, और ये पता कब चला? एसेट के बेचने पर। इसलिए इसको क्या नाम देंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जिसको TD कहते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और ये बिजनेस हेड में डिडक्शन मिलेगा, इट इज अ रेवेन्यू आइटम। आ रहा है समझ में यहां तक? एक्सीलेंट। दूसरा केस देखते हैं। अगर आपका सेल कंसिडरेशन मान के चलो कि
यहां तक है, मान लो 8.2, 8.2 का तुम्हारा अगर सेल कंसिडरेशन है, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो ये अकाउंट्स में वो जब हम लिखेंगे एक के नीचे तो क्या लिखेंगे? WDV 4 लाख, WDV 4 लाख, सेल कंसिडरेशन 8.2, सो यू विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 4.2। तो ये जो एडिशनल आ रहा है ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट दिखेगा आपको, प्रॉफिट ऑफ 4.2 दिखेगा। तो ये 4.2 का जो प्रॉफिट है ये वाला, ये सेल ऑफ एसेट पे है, सेल ऑफ एसेट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन कि बिजनेस इनकम? तो आंसर है बिजनेस इनकम। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल में एसेट के बेचने पे है ही नहीं। अरे 10 लाख का एसेट 8.2 में बेचा, प्रॉफिट कैसे आया भाई? मेरे को समझाओ। 10 की चीज 8 में बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। तो फिर प्रॉफिट दिख किस चीज का रहा है? ये प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 6 लाख वो ज्यादा कर दिया। 10 की चीज हमने 8.2 में बेचा, यानी हमारे एसेट में एक्चुअल डिप्रिसिएशन हुआ है सिर्फ 1.8। इसको कंपेयर करो, आपका डिप्रिसिएशन सिर्फ 1.8 का है एक्चुअल में, लेकिन आपने बुक्स में कितना चार्ज कर दिया? ज्यादा। तो ये जो ज्यादा चार्ज हो गया है वो ऐसा समझो कि रिकवर हो गया है। तो ये डिप्रिसिएशन तो पीएनएल में डेबिट हुआ था ना, तो इसको पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। ये भी रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है। तो ये प्रॉफिट जो है ये कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज। इसका नाम बैलेंसिंग चार्ज रखा गया है और ये बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। सो 4.2 इज योर बैलेंसिंग चार्ज, इट इज योर बिजनेस इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, नॉट कैपिटल गेन। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या लिखने की? फिर पॉज करने कहूंगा ना मैं। और एक देखते हैं, व्हाट इफ द सेल कंसिडरेशन इज 12 lakhs? अगर 12 लाख का सेल कंसिडरेशन हो तो क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग केस। 12 लाख का सेल कंसिडरेशन, तो फिर आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा? ये पूरा आपको प्रॉफिट दिखेगा। 4 का WDV है और 12 का सेल कंसिडरेशन, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 8 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो आपको दिखेगा 8 lakhs का, इसको क्या मानेंगे अपन? बिजनेस इनकम की कैपिटल गेन? अब आया मजा, अब लॉजिक की धज्जियां उड़ेंगी। यानी लॉजिक जो इसको आता है वही सॉल्व कर पाएंगा, वरना धज्जियां उड़ जाएंगी। इसे लॉजिक सब समझाता हूं मैं। अब यहां पे जो प्रॉफिट है ये पूरा बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम यानी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? जो डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था 6 लाख का, वो 6 लाख जो यहां रिकवर हो रहा है वो रेवेन्यू आइटम है। यानी ये 8 में से ये जो 10 है ना आपका, तो ये 10 को अगर हम कंपेयर करें यहां 10 पे, तो ये 4 है, 4 से 10 कितना हुआ? 6। तो ये 6 यानी ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 डिप्रिसिएशन विच इज रिकवर्ड बैक फुल्ली, और ये डिप्रिसिएशन आपने पीएनएल को डेबिट किया था, रेवेन्यू में चार्ज किया था, तो ये रेवेन्यू में जो चार्ज किया वो रिकवर हो गया, इसलिए उसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। तो ये 6 लाख जो है वो कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज, बिजनेस इनकम में आएगा। और ये 10 लाख के ऊपर का जो प्रॉफिट है वो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर। सो द डिफरेंस इज कैपिटल गेन। तो यहां आएगा कैपिटल गेन ऑफ 2 lakhs। आ रहा है समझ? लॉस है तो बिजनेस का डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। एसेट की वैल्यू कम क्यों हुई? बिकॉज ऑफ यूज इन द बिजनेस, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते ना, तो उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो लॉस विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अलाउड एज बिजनेस डिडक्शन। प्रॉफिट अगर है, लेकिन ये प्रॉफिट, ये डेप्रिसिएशन जो अलाउ किया उससे कम है, डेप्रिसिएशन 6 लाख और प्रॉफिट सिर्फ 4.2, तो पूरा 4.2 बिजनेस इनकम माना जाएगा। और अगर प्रॉफिट 6 लाख से ज्यादा है तो उसमें से 6 लाख क्या? ये डेप्रिसिएशन से ज्यादा का प्रॉफिट दिख रहा है,
So to the extent of depreciation, it will be business income, balancing charge, and the difference will be capital gains. अब करो पॉज, इसको लिख लो. किसी को नहीं समझ में आए कुछ बात तो इसको रिवाइंड करके वापस से देखो 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि ये बहुत सिंपल लॉजिक है, समझना बहुत जरूरी है. एंड राइट डाउन. ठीक है, तो पॉज करके आप लिख लें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं. तो अब जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें अपन वापस आते हैं. ओरिजिनल एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि 10 लाख का एक्चुअल कॉस्ट है, SLM रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, यानी 1 लाख पर एनम. तो 10 लाख लिया, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के डिप्रिसिएशन हमने क्लेम किए. WDV 7 लाख बचा है, और अब हमारे पास सेल कंसिडरेशन है या तो 4.5 लाख या 9 लाख या 12 लाख. करेक्ट. तो अब देखो क्या हुआ. अब पहले केस में अपने को लॉस आ गया, तो ये जो लॉस है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन. लॉस विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन. allowed under section 32 itself, 32 subsection 1 clause 2a to be precise. 32 लिखा तो काफी है, तो 32 के अंदर ही जिसका डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि अंडर दी हेड PGBP. ठीक है. दूसरे केस में देखो 9 लाख में बेचा है. अगर आप 9 लाख में बेचोगे और WDV 7 लाख से, तो 2 लाख का प्रॉफिट दिखेगा. तो ये 2 लाख का प्रॉफिट जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग चार्ज. दिस विल बी कॉल्ड एज बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 इसका सेक्शन है, और ये भी PGBP हेड के अंदर ही आएगा. ये इनकम है, ये लॉस है यानी डिडक्शन, ये इनकम है. दोनों PGBP हेड के अंदर आएंगे, डिडक्शन इनकम. और यहाँ कैपिटल गेन कुछ भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो डेप्रिसिएशन से कम है. अभी तक हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 3 लाख. ऊपर में देखो 111, 3 लाख चार्ज किया है, और प्रॉफिट तो कम है उससे, तो पूरा ही प्रॉफिट क्या मान लिया जाएगा, बिजनेस इनकम. और अगर तुम्हारा प्रॉफिट 5 लाख है तीसरे केस में, तो ये प्रॉफिट में से जितना तुम्हारा डेप्रिसिएशन था, तो अपन देखो लेमैन टर्म्स में आप ऐसे भी कर सकते, डेप्रिसिएशन अलाउड और प्रॉफिट विच एवर इज लेस इज बैलेंसिंग चार्ज. ये बिल्कुल लेमैन, जिनको कुछ नहीं समझाना अभी तक, मेरी सारी बातें नहीं समझ में आ रही, वो ऐसा भी कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन अलाउड और प्रॉफिट विच एवर इज लेस इज बैलेंसिंग चार्ज. लेकिन जिनको लॉजिक से चलना है वो क्या समझेंगे कि 5 लाख में से 3 लाख का जो प्रॉफिट है विच इज इक्विवेलेंट टू डेप्रिसिएशन, उसको हम कहेंगे रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन. लॉजिकली क्या बोलेंगे, रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन. वो 3 लाख होगा बैलेंसिंग चार्ज 41(2) में आएगा बिजनेस हेड के अंदर, और जो उसके ऊपर का 2 लाख है वो जाएगा कैपिटल गेन्स. इट विल गो अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स. अब कैपिटल गेन में भी इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होता है मैं आपको भी समझाता हूं. कैपिटल गेन्स में सेक्शन 50A करके है, यहां पे लगता है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा. धीरे धीरे चलते हैं अपन. तो इसको भी पॉज करके आप लिख लो.
डन, वेरी गुड। तो अब नोट्स में आओ, तो देखो ये 2 पॉइंट वहां लिखे हैं, टर्मिनल डिप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। तो टर्मिनल में क्या लिखा है कि वे बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर यानी टेंजिबल एसेट्स in respect of which depreciation has been claimed on SLM basis is sold, discarded, demolished or destroyed in the previous year other than the year in which the asset was acquired। यानी पहले साल में ही अगर आप खरीद के लाओगे और बेच दोगे और लॉस होगा तो वो सीधा कैपिटल गेन में जाएगा, उसमें टर्मिनल डिप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज नहीं आता। टर्मिनल डिप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज तभी आएगा जब कम से कम 1 साल का तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम करो, कम से कम 1 साल कर लो और फिर बेचो, तो फिर ये दोनों भी आएंगे। अगर 1 भी साल का डिप्रिसिएशन हमने क्लेम नहीं किया, जिस साल में खरीदा उसी साल में बेच दिया, तो फिर ना तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन आएगा ना बैलेंसिंग चार्ज आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो सीधा कैपिटल गेन में जाएगा, लॉस हुआ तो भी सीधा कैपिटल गेन में जाएगा। तो देखो सोल्ड एंड द मनी इज पेएबल, मनी इज पेएबल यानी रिसीवेबल। ये लॉ में पेएबल वर्ड यूज करते हैं क्योंकि लॉ थर्ड पार्टी लैंग्वेज में लिखा गया है। गवर्नमेंट कह रहा है मनी इज पेएबल टू यू द असेसी, तो असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मनी रिसीवेबल इज लेस देन द WDV ऑफ दैट एसेट, यानी सेल कंसिडरेशन, मनी पेएबल यानी सेल कंसिडरेशन WDV से कम है, यानी लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ उसको अपन क्या मानेंगे, टर्मिनल डिप्रिसिएशन, बिजनेस हेड के अंदर अलाउ हो जाएगा। और दूसरी तरफ दिया है बैलेंसिंग चार्ज 41(2) कि वेयर द बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर सो ऑन सो फोर्थ इज सोल्ड एंड द मनी इज पेएबल इज मोर देन द WDV ऑफ दैट एसेट, then difference is chargeable as balancing charge to the extent of depreciation allowed as deduction। देखो to the extent of depreciation allowed as deduction, तो अगर प्रॉफिट 5 है और डिप्रिसिएशन तो 3 लाख ही था, तो पूरा प्रॉफिट बिजनेस हेड में चार्ज नहीं होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउड यानी 3 लाख बिजनेस हेड में आएगा और बाकी जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में जाएगा। बैलेंस इफ एनी वुड बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, कैपिटल गेन में 2 तरह के गेन आते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। कैपिटल गेन ये जब हेड में अपन जाएंगे तो डिटेल में समझाऊंगा। इट डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है एक्विजिशन से लेकर के ट्रांसफर तक, परचेज किया फिर बाद में बेचा, तो ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि यहाँ अपन बात कर रहे हैं बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर वगैरह की, तो उसमें वक्त देखना पड़ता है 36 मंथ्स का, ये कट ऑफ पॉइंट। अगर लेस देन 36 मंथ्स रहा तो इसको अपन शॉर्ट टर्म बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस। और अगर मोर देन 36 मंथ्स रहा तो फिर उसको अपन लॉन्ग टर्म कहेंगे। और इक्वल टू इधर आएगा, सो इक्वल टू लेस देन 36 मंथ्स विल बी शॉर्ट टर्म एंड मोर देन 36 मंथ्स विल बी लॉन्ग टर्म, उसको लॉन्ग टर्म कहेंगे। अब इतनी बात निकली है तो और एक बात बताई दूं कि लॉन्ग टर्म गेन जब आता है तो उसमें कॉस्ट जो होता है उस पर हम इंडेक्सेशन अलाउ करते हैं। तो ये थोड़ी गहरी बात है, ये कैपिटल गेन हेड में आपको समझ में आएंगी। अभी बस बता देता हूँ ओरली कि इंडेक्सेशन का फंडा है, अभी भूल जाओ लेकिन वो है, वो अपन पढ़ेंगे व्हेन विल गो टू द हेड कैपिटल गेन आफ्टर बिजनेस हेड। अभी तो बिजनेस हेड शुरू हुआ है, अभी तो काफ़ी चलेगा, फिर अपन जब कैपिटल गेन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं, तो अब देखो इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ऑन 1/1/13 फॉर ₹10 lakhs एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन एट 10%। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, देखो
कि जो पहला साल है 12-13 जिसमें हमने एसेट को एक्वायर किया, और अजम्पशन ये लेते हैं कि जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन से पुट टू यूज है। ओके, तो जनवरी 13 से मार्च 13 लेस देन 180 डेज हो गया, इसलिए पहले साल में अपने को डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, हाफ रेट। तो देखो डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 12-13 10% ऑफ 10 lakhs इंटू हाफ, या अपन इसको 5% भी लिख सकते थे, 5% ऑफ 10 lakhs, एक ही बात थी, 50,000। फिर WDV आ गया, फिर उसके बाद के जो साल है अभी तक के, उस पे अपने को फुल रेट से मिलते जाएंगा। तो उसमें आ गया नेक्स्ट ईयर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, कितने साल हुए, 1 2 3 4 5, तो 10 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम इंटू 5 ईयर्स, 5 लाख आ गया। और यहाँ अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में WDV पे डिप्रिसिएशन नहीं होता, डिप्रिसिएशन ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट पे ही होता है। तो हर साल का अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, अगर पूरा पूरा मिल रहा है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख चलते रहेगा, 5 लाख। अब बचा WDV ऑन 31 मार्च 18 4.5 लाख माइनस करके, तो ये आ गया WDV। तो ये 31 मार्च 18 तक है। अब 18-19 में क्या हो रहा है, तो देखो, तो भी नीचे दिया है, calculate the terminal depreciation or balancing charge on the assumption that the asset is sold in the previous year 18-19। 18-19 में हमने एसेट को बेच दिया फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशंस, 2,20,000 में, या 8,30,000 में, या 11,45,000 में। 3 फिगर्स दिए हैं फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, कवरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटीज। तो देखो, अगर 2,20,000 में मैंने बेचा है, सेल कंसिडरेशन है, और उसमें अगर मैं WDV कंपेयर करूं, WDV 4.5 लाख बचा हुआ है, उससे कम में सेल कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन इज लेस, सो जो डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज लॉस, है ना। और ये जो लॉस होता है इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सो इफ अ स्ट्रेट लाइन एसेट इज सोल्ड एट अ लॉस, that loss will be treated as terminal depreciation. It will be allowed as a business deduction. ये business deduction मिलेगा, business head के अंदर मिलेगा, capital gain में नहीं जाएगा। Okay, this will be allowed as a business deduction, business head। फिर अगर 8.5 नहीं, 8,30,000 में बेचता हूं मैंने 8.5 क्यों बोला मालूम है, ये सारा दिमाग जो है ना परेशान करता है कभी कभी। ये है फिगर, लेकिन मेरे को टाइम 8:30 यानी 8:30 को 8:30 बोलते हैं ना अपन, इसलिए बेकार है, भरोसा मत करना फारूक सर के दिमाग पे और अपने दिमाग पे भी अच्छा चलो मजाक बंद। तो 8,30,000 में बेचा, 4.5 से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, 3,80,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये 3,80,000 का जो प्रॉफिट है इसको हम कंपेयर करेंगे विथ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउड। तो अभी तक का डेप्रिसिएशन अलाउड कितना है, देखो दिया था ना, अभी तक का डेप्रिसिएशन अलाउड है 5,50,000। देखो 50,000 पहले साल में मिला था, फिर 5 लाख अगले 5 साल में मिला था। सो टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट इज 5,50,000, और ये जो प्रॉफिट है उससे कम है, 5.5 लाख से कम है, इसलिए पूरा 380 जो है वो बन जाएगा बैलेंसिंग चार्ज, सेक्शन 41(2) बैलेंसिंग चार्ज, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। और इसका लॉजिक क्या है, इट इज रिकवरी ऑफ डिडक्शन, इट इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट, इट इज जस्ट अ रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड। जो डेप्रिसिएशन हमने ज्यादा चार्ज कर दिया है वो रिकवर कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन को बिजनेस हेड में डिडक्शन दिया था ना, अब वो रिकवरी होंगी तो उसको बिजनेस इनकम ही मानना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ बिजनेस डिडक्शन इज इक्वल टू बिजनेस इनकम, इसलिए उसको बिजनेस इनकम मानते हैं। 41(2) है उसका सेक्शन, 41 वैसे अपन बाद में स्टडी करेंगे, तो उसको बैलेंसिंग चार्ज मानेंगे।
और तीसरे केस में क्या हुआ कि 11:45 पे बेचा तो प्रॉफिट 6,95,000 आ गया है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो अलाउ है अभी तक वो सिर्फ 5.5 लाख ही है। 5.5 का डेप्रिसिएशन अलाउ किया था, तो ये 695 में से 5.5 लाख को अपन बैलेंसिंग चार्ज मानेंगे बिजनेस इनकम 41(2) के अंदर। और जो डिफरेंस है, जो बैलेंस है, और बैलेंस कितना बचा 145, ये जो 145 है ना, ये जाएगा कैपिटल गेन्स के अंदर, यानी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर का जो प्रॉफिट है वो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर। ओके और अगर ये एसेट कैपिटल गेन में कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सेशन का, अभी अपन उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि शायद आपको ना मालूम हो, अगर मालूम है तो बहुत अच्छा है, कैपिटल गेन हेड में इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट मालूम है तो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली उसमें इन्फ्लेशन को ऐड कर दे, इतने सालों का जो इन्फ्लेशन है वो ऐड होता है कॉस्ट के अंदर। तो अगर ये एसेट एंटाइटल्ड है, वो कैपिटल गेन हेड में जाओगे तो समझ में आएगा कि few assets are not entitled for indexation and other assets are entitled. So if this asset is an entitled one, then yes, capital gain फिर 145 नहीं आएगा, plain difference नहीं आएगा, indexation of cost की वजह से जो capital gain है वो थोड़ा कम आएगा, not mathematical difference of 145। लेकिन ये तो लॉजिक के लिए मैंने बता दिया आपको कि अगर इंडेक्सेशन को इग्नोर करे फॉर द टाइम बीइंग तो ये जो डिफरेंस है 145, ये फिर कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। और वो कैसे होगा तो उसका सेक्शन देखो नीचे दिया है, उसका सेक्शन है 50A। 50A जो है ये है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन एसएलएम एसेट, जो अभी अपन देख रहे हैं। उसमें क्या बोलता है देखो, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन ऑन एसएलएम एसेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं अपन, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें हमने परचेज किया था वो, तो कहता है नहीं वो मत लो, डोंट टेक द ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट विल बी टेकन एज WDV। जो उसका WDV बचा हुआ है, जैसे हमारे एग्जांपल में 4.5 लाख बचा हुआ है WDV सेल के पहले, सेल के पहले जो WDV था ना, वो वाला WDV as adjusted by terminal depreciation और balancing charge as the case may be। यानी ये देखो WDV अपना कितना था 4.5 लाख, फिर हमने सेल कंसिडरेशन को एडजस्ट करके या तो प्रॉफिट या लॉस निकाला, लॉस निकला तो फर्दर डिडक्शन दिया, फर्दर जब डिडक्शन दिया है तो WDV कम हो जाएगा ना, तो फिर ये टर्मिनल डिप्रिसिएशन माइनस करके जो फर्दर WDV बचेगा वो WDV तुम्हारा होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो इसलिए देखो फॉर्मूला दिया है कि अगर टर्मिनल डिप्रिसिएशन आया है तो उसको पहले वाले WDV में से माइनस करना है, WDV माइनस टर्मिनल डिप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट का मतलब प्लस या माइनस होता है, तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन आया है तो माइनस होगा WDV में से, और बैलेंसिंग चार्ज आया है तो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग चार्ज का मतलब क्या है कि जो डिप्रिसिएशन पहले दिया था उसको बिजनेस इनकम में ऐड कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन को विड्रॉ करके बिजनेस इनकम में ऐड कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन जब विड्रॉ हो गया तो WDV तो बढ़ेगा ना, डिप्रिसिएशन माइनस करके WDV कम हुआ था, अगर ये डिप्रिसिएशन को हटा दूं तो WDV बढ़ेगा ना, तो डिप्रिसिएशन को हटाना यानी बैलेंसिंग चार्ज, तो इससे अपन WDV को बढ़ा देंगे। सो बैलेंसिंग चार्ज अगर है तो ऐड होगा, टर्मिनल डिप्रिसिएशन है तो माइनस होगा। ओके आया समझ में फॉर्मूला, ये है एडजस्टमेंट। एंड गेन कैन बी ईदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये कैपिटल गेन हेड में पढ़ेंगे अपन डिटेल में, लॉन्ग या शॉर्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट। ये अब इसलिए इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इसके बाद जो अपन देखने वाले हैं ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड, दो मेथड्स है डिप्रिसिएशन के, एक ये SLM और दूसरा ब्लॉक, ब्लॉक यानी WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ब्लॉक कॉन्सेप्ट में एक डीमिंग फिक्शन आएगा, इसलिए अभी से समझ लो क्योंकि आगे आने वाला है, एक खतरा है जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, इससे पहले ही समझा दूं।
जैसे माँ बाप कहते हैं ना, देखो बच्चे घर के बाहर जाओगे, लोग मिलेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, जब वो वैसा कहेंगे ना तो तुमको लगेगा कि माँ बाप गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो तुम पहले समझ लो कि वो सही नहीं, वो गलत है, और हम जो बोल रहे हैं हम ही सही है। कहीं ऐसा समझ देना कि हम गलत है और वो सही है। तो इसीलिए मैं पहले समझा देता हूँ कि जो आप वहाँ पढ़ेंगे ब्लॉक में, उसकी वजह से ये मत समझना कि यार सर ने यहाँ तो गलत बता दिया। अच्छा, कंफ्यूज मत करो, सिंपल, हाँ हाँ हाँ, ओके, दिमाग से हटा दो कंफ्यूजन, सिंपल। एसएलएम एसेट में जो कैपिटल गेन आता है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। लेकिन ब्लॉक कॉन्सेप्ट में जब आप जाएंगे, यानी मैं ही लेके जाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, वहां पर जो कैपिटल गेन आएगा उसमें सेक्शन 50 लगेगा। यहां कौन सा लग रहा है? 50A। ब्लॉक में कौन सा लगेगा? सेक्शन 5050। और वहां पर लिखा है सेक्शन 50 में कि द रिजल्टिंग गेन, जो भी गेन आता है वहां प्रॉफिट, इज ऑलवेज डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म। आ रहा समझ में? तो ब्लॉक मेथड में जो कैपिटल गेन आएगा उसको डीमिंग फिक्शन है कि वो हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है, लेकिन एसएलएम में ऐसा कोई डीमिंग फिक्शन नहीं है। एसएलएम में जो गेन है वो लॉन्ग या शॉर्ट दोनों भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म है तो फिर उसमें कॉस्ट को इंडेक्सेशन भी दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अपन इसको इग्नोर करके कैलकुलेशंस करेंगे, और जब कैपिटल गेन हेड में जाएंगे तो आप इंडेक्सेशन सीखेंगे, ये वो सीख लेंगे, तो यहाँ उसको जब वापस से रिवाइज करेंगे तो समझ लेना, ठीक है? तो यहाँ अपन नोट करके लिख देते हैं, इंडेक्सेशन इज ऑल्सो allowable on cost of acquisition. Okay, so when you will study this again next time after going through capital gain, then you will understand this point. लेकिन कॉस्ट क्या लेंगे वो समझ में आए? कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट नहीं, 10 लाख का एसेट था पुराना तो 10 लाख नहीं, जो एसएलएम डिप्रिसिएशन अलाउ करने के बाद जो बचा हुआ डब्ल्यूडीवी है, और उस डब्ल्यूडीवी में जो टर्मिनल डिप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज आया उसको एडजस्ट करके फिर अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। गॉट इट? इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, तो अपना जो एग्जांपल है उसमें कैसे निकालेंगे अपन? केस 1 में 4.5 लाख डब्ल्यूडीवी है, उसमें 2,30,000 का अपन ने टर्मिनल डिप्रिसिएशन जो दिया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट बचेगा 2,20,000। ये रहेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरे केस में 3,80,000 ऐड करेंगे, बैलेंसिंग चार्ज जो आया था, तो 8,30,000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और तीसरे केस में 4.5 लाख प्लस 5.5 लाख का जो बैलेंसिंग चार्ज अपन ने ऐड किया था बिजनेस इनकम मान के, उसको ऐड कर देंगे यहाँ, तो कॉस्ट आ जाएगा 10 लाख। और ये आने के बाद फिर आप इसको कॉस्ट में से माइनस करो तो कैपिटल गेन कैलकुलेशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 50A। केस 1 सेल कंसिडरेशन 2,20,000 है और कॉस्ट भी देखो 2,20,000 है, तो इसलिए गेन या लॉस कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे केस में 8,30,000 है तो उसमें भी जीरो हो जाएगा। लेकिन तीसरे केस में देखो 1145 इज द सेल कंसिडरेशन, लेकिन कॉस्ट इज 10 lakhs, therefore 145 इज योर कैपिटल गेन। ये जो मैंने आपको समझाया था, यानी कैसा इसका लॉजिक अगर आपको समझना है तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल लॉजिक है कि ये अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ओरिजिनल, फिर इसमें से अपन डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन माइनस होते जाता है, तो इतना मान लो अपन ने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज यानी इतना जो अमाउंट है उसको कहाँ अपन ने डाले? बिजनेस हेड में एज ए डिडक्शन क्लेम किया ना, इज इज अलाउड एज अ बिजनेस डिडक्शन। अब मेरा सेल कंसिडरेशन, अगर ये जो डब्ल्यूडीवी बचा हुआ है, दिस इज द डब्ल्यूडीवी लेफ्ट, दिस इज द डब्ल्यूडीवी विच इज लेफ्ट, दिस इज गॉन इन डेप्रिसिएशन, दिस इज लेफ्ट एज डब्ल्यूडीवी। अगर मेरा सेल कंसिडरेशन इससे कम है तो क्या होता है कि इतना जो डब्ल्यूडीवी बचा हुआ है वो तो मैंने रिकवर कर लिया, लेकिन ये जो बच गया लॉस,
ये जो पोर्शन बच गया इट इज कॉल्ड एज लॉस। इसको मैंने कहाँ पे अलाउ करना है, कैपिटल हेड में कि बिजनेस हेड में? ये जो लॉस है इट विल बी अलाउड एज अ बिजनेस डिडक्शन, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब इतना टर्मिनल डेप्रिसिएशन दे के खत्म कर दिया, तो ये यहां से यहां तक का जो मेरा रिडक्शन इन वैल्यू है, ये मैंने लॉजिक आपको समझाया था। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्यों आता है? ये रिकंसिलिएशन है फ्रॉम एक्चुअल डेप्रिसिएशन विथ द डेप्रिसिएशन दैट इज अलाउड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑन एस्टिमेशन बेसिस। तो इतना एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दिया, लेकिन अगर ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है मान को चलो, तो और मैं जितने में बेचता हूं, तो मेरा रियल डेप्रिसिएशन तो यहां से यहां तक हो गया है ना, तो माई रियल डेप्रिसिएशन इज मोर एज कंपेयर टू एस्टिमेटेड। तो ये जो डिफरेंस है रियल डेप्रिसिएशन विच इज मोर, इतना, इसको अपन बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। गॉट इट? और अब मेरा इक्वेशन बराबर हो गया, जितना भी मेरे को लॉस हुआ है वो मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, इसलिए कैपिटल हेड में फिर से कोई लॉस मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा कॉस्ट अब कितना मानेंगे, इतना, इतना ही कॉस्ट, इतना ही सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन या लॉस जीरो। आया लॉजिक समझ? वेरी गुड। फिर अगर मेरा सेल कंसिडरेशन यहां है, थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है कि जो डिप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर दिया उसकी रिकवरी है ना? या अपन बोल सकते हैं कि रियल डिप्रिसिएशन इज ओनली दिस मच बट आई हैव चार्ज दिस मच, मैंने तो ज्यादा चार्ज कर दिया, चार्ज तो कम करना था। तो एक्चुअल इज लेस, एस्टिमेटेड इज मोर। तो जो ज्यादा एस्टिमेशन हो गया है अपन ने बिजनेस साइड में डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो उसको विड्रॉ करके बिजनेस इनकम में ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा बैलेंसिंग चार्ज, बिजनेस इनकम। और फिर कॉस्ट मेरा ये माना जाएगा, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, WDV प्लस बैलेंसिंग चार्ज, तो ये बन जाएगा कॉस्ट, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। सो नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस। तीसरे केस में मेरा सेल कंसिडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये पूरा बैलेंसिंग चार्ज में आ जाएगा, बिजनेस इनकम में, और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है ये, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन्स, तो ये जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, ओवर एंड अबाउ द कॉस्ट, बिकॉज दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज नॉट बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम विल ओनली बी दिस मच, जितना डिप्रिसिएशन उतना बिजनेस इनकम, दैट्स इट। This is my revenue income, this is my capital income, hence chargeable under the head capital gains. आया समझ में? सिंपल है। You are all masters, very good. फिर देखो और एक इलस्ट्रेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अ पावर जनरेटिंग यूनिट purchased a machinery of 10 lakhs on 1st January 18 on which depreciation rate is 7.84% on SLM basis। कब परचेज किया, 1st जनवरी 18 को, यानी 1718 में परचेज किया, और 1st जनवरी है तो हाफ रेट मिलेगा ऑन द अजम्पशन दैट इट इज ऑल्सो पुट टू यूज फ्रॉम 1st जनवरी इटसेल्फ। तो 2-3 महीने का यूज आएगा, 3 महीने का यूज, हाफ रेट मिलेगा। द मशीनरी इज सोल्ड ऑन 31/12/18, 31/12/18 यानी 18-19 में अपन ने उसको बेच डाला, तो बेच दिया, तो फिर अपने को या तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज जो भी आता है वो निकालना पड़ेगा, और साथ में कैपिटल गेन का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना? सो लेट्स डू इट। अलग अलग केसेस दिए फिर से, डिफरेंट सेल कंसिडरेशंस, 5 लाख, 9 लाख 60,000, 800 या 9 लाख 80,000 या 12 लाख। तो चलो करते हैं। डिप्रिसिएशन इन द ईयर 1718 यानी जो पहला साल है वो आ जाएगा 39,200। 39,200 कहाँ से आया आपको निकालना है?
करके देखो, 10 लाख लो कैलकुलेटर में, 10 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है ना, 10 लाख इंटू 7.84%, तो 78,400 आता है, डिवाइड बाई 2 यानी उसका 50%, तो 39,200 आए। Why 50%? बिकॉज पुट टू यूज इज लेस देन 180 डेज, है ना। 17-18 में देखो लेस देन 180 डेज का यूज है। ओके तो 39,200 डेप्रिसिएशन है, तो 31 मार्च 2018 को WDV कितना बचेगा, 9,60,800। कट। सो दिस इज माई ओपनिंग WDV फॉर प्रीवियस ईयर 18-19। अब 18-19 में हम उसको बेच रहे हैं। सो लेट्स कंपेयर, लेट्स कैलकुलेट। पहले सेल कंसिडरेशंस ले लेते हैं। तो पहले केस में क्या है, 5 लाख। एक एक सॉल्व करते हैं। WDV है 9,60,800, तो मेरा सेल कंसिडरेशन WDV से कम है, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस है, 4,60,800 का लॉस है। ये 4,60,800 का जो लॉस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे एसेट का फॉर कैपिटल गेन पर्पस, WDV माइनस टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो माइनस कर देंगे अगर 960 में से 460, तो कॉस्ट कितना बचेगा, 5 लाख, है ना। 960 में से 460 माइनस होगा, कॉस्ट बचेगा 5। अब कॉस्ट 5 है और सेल कंसिडरेशन भी 5 है, तो मेरा कैपिटल गेन या लॉस क्या आएगा, नील, कुछ भी नहीं। इग्नोरिंग इंडेक्सेशन। अगर इंडेक्सेशन अलाउड है तो फिर अपन ये 5 लाख का जो कॉस्ट आया है इसको इंडेक्स करेंगे, तो इंडेक्स करने से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को इग्नोर करो तो फिर तो नील आएगा। ठीक है, पहला केस समझ में आया, सिंपल। दूसरे पे चलते हैं। सेल कंसिडरेशन है दूसरे केस में 9,60,800, WDV भी उतना ही है 9,60,800। सो देयरफॉर प्रॉफिट कुछ भी नहीं, लॉस कुछ भी नहीं, देयरफॉर नो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, नो बैलेंसिंग चार्ज, एंड कॉस्ट विल बी 9,60,800 ओनली द WDV। और अगर इतना ही कॉस्ट है और सेल कंसिडरेशन भी उतना ही है, तो कैपिटल गेन या लॉस भी जो है वो भी नीचे रहेगा। यानी कि जितना WDV है उतने में बेच दो, तो कोई इनकम नहीं, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं, मामला खत्म हो जाएगा, अकाउंट फिटनेस हो जाएगा। फिटनेस है 0। फिर आता है 9,80,000, करेक्ट। और 9,60,800 का अपना WDV है, तो यहां पे मेरे को प्रॉफिट दिखेगा। अच्छा, लॉस को अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं। प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट कितने का आएगा, 19,200 का, करेक्ट। 9,80,000 लेस 9,60,800, यस, 1980 का प्रॉफिट। ये 1980 का जो प्रॉफिट है, ये क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज पूरा, है ना। क्योंकि जो डिडक्शन अलाउड था वो तो 39,200 है, डेप्रिसिएशन अलाउड इज 39,200 और प्रॉफिट उससे कम है, तो इसलिए उसको क्या मानेंगे अपन, बैलेंसिंग चार्ज। फिर कॉस्ट जो है वो आएगा WDV प्लस बैलेंसिंग चार्ज, तो ये फिर से 980 आ गया। और कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर सेम है, तो कैपिटल गेन या लॉस जो है वो 0 आएगा। और आखिरी में आखिरी सेल कंसिडरेशन है 12 लाख। अगर 12 लाख है और 9,60,800 से मैं उसको कंपेयर करूं, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 239,200। 239,200 में से बैलेंसिंग चार्ज कितना मानेंगे अपन, बैलेंसिंग चार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 39,200 ओनली, बिजनेस इनकम विल ओनली बी 39,200। फिर WDV में अगर मैं बैलेंसिंग चार्ज ऐड करूं तो मेरा कॉस्ट निकलेगा,
तो कॉस्ट निकलेगा तुम्हारा 960,800 प्लस 39,200 यानी 10 लाख, और 10 लाख अगर कॉस्ट है और सेल कंसिडरेशन 12 लाख है तो कैपिटल गेन कितना आएगा 2 लाख, विच इज ओवर एंड अबाउ द ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट। तो इस तरह से कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल एंड वेरी लॉजिकल। वेरी गुड, तो ये था ब्लॉक कॉन्सेप्ट। अब अगला आने वाला है, सॉरी ये था एसएलएम एसएलएम मेथड, अगला आने वाला है ब्लॉक कॉन्सेप्ट। So the next lecture that I am going to take will be explaining first of you how the block operates। ये ब्लॉक का मतलब कुछ लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता, तो एक मेरा पूरा लेक्चर है, पुराना लेक्चर है, उसमें ब्लॉक कैसे होता है, ब्लॉक बनता कैसे है, उसमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके कुछ फंडामेंटल्स वो आपको समझ में आएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आजकल सीए फाइनल में वैसे क्वेश्चन पूरे कैलकुलेशन पे एग्जाम में नहीं आते, मगर समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द एबीसी ऑफ डिप्रिसिएशन, इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि लेक्चर पुराना है, लेकिन वो आप देखेंगे उसके अंदर मैंने पुराना प्रीवियस ईयर यूज़ किया होगा, मान लो 15, 16, 16, 17 ऐसे कोई लिखा होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वाइल राइटिंग डाउन यू कैन राइट द सेम, और इफ़ यू वांट टू रिप्लेस यू कैन रिप्लेस इट विथ 18, 19 जो अपना अभी करंट प्रीवियस ईयर है, उससे कोई मतलब नहीं आता। मैं प्रीवियस ईयर कुछ भी लिखूँ, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडली, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में एक पॉइंट है कि नाउ द मैक्सिमम रेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। पहले ऐसा नहीं था, तो ये मैंने पुराना लेक्चर है, उसमें अगर मैंने मान लो कि 50% कहीं लिया, कहीं 60% रेट लिया, ऐसा लिया होगा, तो वो रेट से भी आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं समझाऊंगा उससे मतलब है। तो अगर मैंने लिया भी होगा 50%, 60% रेट, उसको इग्नोर करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि नाउ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी 40%। कोई भी साल में 40% से ऊपर कोई भी एसेट पे हम डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते। ओके, सो नाउ इट इज रिस्ट्रिक्टेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस लेक्चर को आप देखें, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कैसे एडिशंस होते हैं, कैसे डिलीशन होते हैं, ब्लॉक बनता कैसे है, फाइनली हम डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाफ रेट फुल रेट कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वो आप स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड।